सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, अवाम ने आज से पहले तक पाकिस्तान में अगर आमरीत के अलावा कोई हुकूमत देखी तो वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, यानी तीर वाले या फिर शेर वाले। अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही तो मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन में रही, और अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत में रही तो पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन का किरदार संभाल लिया। अच्छा, दोनों जमातों में बहुत बड़े इख्तलाफात भी रहे और आखिरकार दोनों ने मिसाक जमहूरियत के नाम पर यह मुआहदा किया कि बारी बारी करके क्या लेंगे, बारी लेंगे। मुआहदा करने के बाद दोनों फरीकों ने यह वादा किया कि सियासी इख्तलाफात बस इतने रखेंगे कि किसी की हुकूमत को कभी भी खतरा ना हो। क्या कहते हैं, निज़ाम को खतरा ना हो। पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस की बात कर रहे हैं। इसीलिए मिसाक जमहूरियत के बाद इन दोनों जमातों के दौर में जो मुकदमात बने एक दूसरे पर, वो किसी मंतकी अंजाम तक कभी नहीं पहुंच सके। सियासत की कश्ती जमहूरियत के समंदर में चल रही थी कि अचानक सुनामी नाम का तूफान आ गया, जिसका नाम था तहरीके इंसाफ, यानी बल्ले वाली पार्टी आ गई शेर और तीर के से मुकाबला करने के लिए। अच्छा, तहरीके इंसाफ ने नाजरीन अचानक ही उभर कर दोनों जमातों को ये रियलाइज़ करवाया, इस बात का एहसास करवाया या रियलाइज़ करने पर मजबूर कर दिया कि सियासत करने का अंदाज़ थोड़ा अलग भी तो हो सकता है। तहरीक इंसाफ के उभरने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का एक मुनफरिद नारा था। वो नारा था तब्दीली का नारा। इमरान खान साहब ने अपने हर जलसे में कौम को ये उम्मीद दिलाई और ये यकीन दिलाया। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, क्या उम्मीद दिलाई इमरान खान साहब ने कि जब आएगा इमरान ठीक करेगा सब, कप्तान नया बनेगा पाकिस्तान। बिजली का था बड़ा बहरान, महंगाई ने निकाल दी थी सबकी जान, लेकिन घबराना नहीं क्योंकि जब आएगा इमरान ठीक करेगा सब, कप्तान। पुलिस गर्दी का खात्मा होगा, हर फर्द कानून को जवाबदेह होगा, कोई वजीर किसी का खास ना होगा, महंगाई और बहरान का खात्मा होगा, नौकरी होगी, घर भी होगा, हर बच्चे का रोशन मुस्तकबिल भी होगा, इंसाफ का बोलबाला होगा, कानून सबका सहारा होगा, चलेगी मईशत और कर्जों से छूटेगी सबकी जान, क्योंकि जब आएगा इमरान ठीक करेगा सब, कप्तान नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। इमरान खान के इस नारे पे, इन दावों, इन वादों पर कौम ने अपनी उम्मीदें बांध ली, एक्सपेक्टेशंस जोड़ ली और फिर यह फैसला किया कि अब की बारी ना जरदारी और ना ही नवाज, यानी ना तीर ना शेर, बल्कि वोट इस बार होगा बल्ले का, तब्दीली का, खान का, इमरान खान का, पीटीआई का, तहरीक इंसाफ का। कौम ने इमरान खान को तब्दीली के नाम पे वोट दे दिया। कौम यानी आप, जिनसे मैं मुखातिब हूँ, अवाम ने वोट दे दिया तब्दीली के नाम पे और तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार का ताज पहना दिया। तब्दीली के नाम पर बनने वाली हुकूमत ने 8 माह भी मुकम्मल कर लिए, लेकिन तब्दीली कहीं नज़र आ रही है नाजरीन आपको? जितने वोटर्स हैं वो भी दिल पे हाथ रख के बताएं, जिन्होंने दिल से जाके वोट दिया, ठप्पा लगाया, तब्दीली कहाँ नज़र आई आपको? सबसे पहली तब्दीली नज़र आई, मैं बताती हूँ, सबसे पहली तब्दीली नज़र आई इस्लामाबाद में DPO पाकपतन के मामले पर। उसके बाद तब्दीली नज़र आती है कहाँ पर? आज़म सवाती के मामले पर। उसके बाद तब्दीली नज़र आई एक ट्वीट पर चेयरमैन PCB के तैनाती पर। उसके बाद तब्दीली नज़र आती है राजा बिशारत की धमकी में, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। उसके बाद तब्दीली नज़र आती है निसाब के इस इस्तीफे पर। उसके बाद तब्दीली नज़र आई इंक्रूचमेंट्स के नाम पर गरीबों का रोज़गार ख़त्म करने पर। उसके बाद तब्दीली नज़र आई डॉलर की बढ़ती हुई कीमत पर। उसके बाद तब्दीली नज़र आई बंद होती हुई सनतों में, फारिग किए जाने वाले मुलाजमों में और लोड शेडिंग में, गैस की बंदिश में, गैस की बढ़ती हुई कीमतों में, बिजली की बढ़ती हुई कीमतों में, और अब एक बार फिर तब्दीली नज़र आ रही है पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों में। क्या ये थी वो तब्दीली जिसके लिए कौम ने इमरान खान साहब को वोट दिया था तब्दीली के नाम पे? नाजरीन, बात छोटी मोटी गलतियों की नहीं होती, हर हुकूमत से गलतियाँ होती हैं, हर हुकूमत से गलत फैसले होते हैं। बात होती है हुकूमती रवैये की, एटीट्यूड की। इमरान खान साहब ने
जो सियासत की वो इस रवैये के खिलाफ थी जो जमहूरियत के नाम पर पिछली हुकूमतों ने इख्तियार किया होता था, और उस रवैये में शहनशाहियत बाकायदा झलकती हुई दिखाई देती थी। इमरान खान साहब हमेशा उस रवैये के खिलाफ सियासत भी करते रहे और जंग भी लड़ते रहे, 22 साल स्ट्रगल भी की, ऑपोजिशन का किरदार, बड़ी अच्छी ऑपोजिशन का किरदार अदा किया। लेकिन इमरान खान साहब जैसे ही हुकूमत में वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज हुए तो तब्दीली के नाम पर सिर्फ तहरीक इंसाफ का रवैया तब्दील होता हुआ नजर आया, तहरीक इंसाफ के वादे तब्दील होते हुए दिखाई दिए, तहरीक इंसाफ का मंशूर बदलता हुआ, चुटकियों में बदलता हुआ नजर आया। इसीलिए आज हम ये कहने पर मजबूर हैं कि खान साहब, जिन वादों पर आपने वोट दिए, जिन दावों की वजह से कौम ने आपको मुंतखब किया, आपसे मुखातिब हैं, जो उम्मीदें आप कौम को दिलाकर इक़्तिदार में आए, कम अज़ कम उनको याद रखिए। नाज़रीन, आपको दिखाते हैं हुकूमत में आने से पहले के कुछ वादे इमरान खान साहब के, तब ये अपनी पार्टी के चेयरमैन थे, अब वज़ीर आज़म अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहला क्लिप चलाइएगा रज़ा। वज़ीर आज़म साहब कहने से पहले ये तो सोच लेना था कि आपकी हुकूमत में कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसकी वजह से लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएं चंद महीनों के बाद कि इससे तो अच्छा दौर नवाज शरीफ का दौर था, करप्शन थी, लूट मार थी, नवाज शरीफ पैसे भी बना रहे थे, अपने खजाने भी भर रहे थे, जेबें भी भर रहे थे, मंसूबों में घपले भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी आवाम का पिछले 10 सालों में वो हाल ना था जो अगले 5 सालों में होता हुआ नजर आ रहा है। आज आपकी हुकूमत भी IMF से कर्जा लेने की ख्वाहिश रखती है। कल जब आप यही कर्जा मांगने पर अपने मुखालिफिन को क्या कहते थे, भिखारी कहते रहे, तो फिर आपको भी आज यही तवक्को रखनी चाहिए कि आपके मुखालिफिन के रिमार्क्स आपके लिए भी कुछ इसी किस्म के होंगे, और लफ्ज़ का इंतखाब आप लोग खुद कर सकते हैं कि वो क्या बोल रहे होंगे। हुकूमत में आने से पहले तक आपके वज़ीर ख़जाना जनाब मोहतरम असद उमर साहब दावा करते रहे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतें बिजली और पेट्रोल पर गैर मुनसिफाना टैक्स लगाकर उनको जानबूझकर महंगाई करती रही हैं, और असद उमर साहब का ये भी दावा रहा था कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, यानी असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना बने, तो ये गैर मुनसिफाना टैक्स फौरी तौर पर क्या कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि कीमतें खुद ब खुद ही कम हो जाएंगी। लेकिन हुआ क्या खान साहब, हुआ क्या? ये तो वो जो ख्वाब दिखाए गए थे, आगे जो हुआ प्रैक्टिकली उसकी बात करते हैं ना। आज बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में वो तब्दीली आ रही है जिस तब्दीली का नारा लगता था, तब्दीली 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 आ गई ना कीमतों में, कि अवाम कहीं आपकी लाई गई तब्दीली से मेरे ख्याल से पनाह मांगने पर मेरे ख्याल से मजबूरी हो जाएंगे अनकरीब। खुद इमरान खान साहब भी महंगाई बढ़ने की वजह किस तरह बयान करते थे, ये ज़रा अगला क्लिप देखिएगा। इमरान खान साहब मुस्लिम लीग नून की जिन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ थे, आज उनकी हुकूमत ने कौम को वही पॉलिसीज़ तश्कील होती बाकायदा नज़र आ रही। और ये तो हर हुकूमत कहती है ना कि पिछली हुकूमत ने कर्जा बहुत लिया और बहुत ज़्यादा मसाइल थे, मुल्क बहुत बुरी हालत में पिछली हुकूमत वाले छोड़कर चले गए। ये कौन नहीं कहता खान साहब। इमरान खान साहब की हुकूमत जो आज महंगाई और बहरान की वजह बता रही है, तो वो तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी बताती रही। क्यों नाजरीन, सोचिए ज़रा, यही वजूहात वो बताते रहे। आज इमरान खान साहब के वज़ीर कह रहे हैं कि महंगाई और बढ़ेगी, कौम की मजीद क्या कहते हैं, चीखें निकलेंगी, और समंदर से तेल निकले ना निकले, अवाम का तेल ज़रूर निकलेगा, क्योंकि साबिका हुकूमत ने कर्जा बहुत छोड़ दिया। सर, आपकी बातों में और साबिका हुक्मरानों के जो रवैये थे उनमें कोई फ़र्क है? बता दें कि फ़र्क है क्या? क्या हमारे मोहतरम सदर आरिफ अलवी के जो अवामी मकामात पर किए गए फ़ोटो सेशन है उससे मुल्क के मसाइल हल हो जाने हैं? क्या हम अपने सदर की वो तस्वीर देखकर दिल बहलाएं जिनमें वो कभी एयरपोर्ट पर लेटे हुए नज़र आ रहे हैं और कभी लाइन में लगे हुए नज़र आ रहे हैं, कभी आवाम के साथ नज़र आते हैं, या फिर मुर्गियों के साथ, कट्टों और बकरियों से मुल्क की मईशत आप चला सकेंगे? आपकी हुकूमत आज तक कोई ठोस और वाज़े पॉलिसी क्यों नहीं दे सकी? आज हमारा आपसे अलग-अलग सवाल है। मंसूबों के इफ्तिताह से अगर कौम और मुल्क के मुस्तकबिल सवर सकते हैं तो ये काम आपसे बहुत अच्छा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी तो कर रही थी ना। तो व्हाट्स द डिफरेंस? फ़र्क क्या है? फ़र्क बता दें। माजी में आप मुस्लिम लीग नून के कुछ मंसूबों पर किस तरह तनकीद करते थे, आप लोगों को याद होगा। अगर नहीं याद तो चले कोई बात नहीं, हम याद करवाते हैं। रज़ा, क्लिप चलाइएगा। वज़ीर आज़म साहब, सदके जाऊं मैं इन अल्फाज के, आपको अहमदाबाद की मेट्रो का पता था,
लाहौर और इस्लामाबाद की मेट्रो की कीमतों का भी आपको अंदाजा पहले भी था वजीर आजम बनने से, और अब तो ज्यादा हो गया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेशावर मेट्रो की कीमत 111 अरब तक पहुंच चुकी है? आपको यकीनी तौर पे पता होगा, और इसकी कीमत का आपको अंदाजा होगा भी। और अगर नहीं तो मेरा सिंपल सवाल है कि क्यों नहीं, इस पर आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते अगर आपको अंदाजा हो चुका है? पेशावर मेट्रो का मंसूबा अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। क्या हम पूछ सकते हैं कि क्यों मुकम्मल नहीं हुआ? इसके जिम्मेदारान के खिलाफ आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर सके, और क्या आइंदा आने वाले दिनों में कोई कार्रवाई करेंगे? इस पर आपकी हुकूमत क्यों खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है? क्योंकि ये मंसूबा आपके अपनों का था, आपके प्यारों का था, आपके चहेतों का था। तब्दीली के नाम पर आपको अवाम ने वोट इसलिए दिया था कि आप नए पाकिस्तान की बुनियादी इंसाफ पर रखें, इसलिए दिया था, और कानून सबके लिए एक होगा, यही वजह थी ना वोट की। लेकिन आपके अपने वज़रा के इक़दामात, उनकी नाअहली और आपकी खामोशी आपके सियासत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही है। जब आप ऑपोजिशन में थे, याद करें वज़ीर आज़म साहब, तो आपको पूरे मुल्क में बनने वाली तमाम मेट्रो बसों की कीमतों का बाखूबी इल्म था। इतना उनको नहीं था जिन्होंने बनाई जितना आपको था। लेकिन आज आप पेशावर मेट्रो पर खामोश क्यों? हमारा सिंपल सवाल आपकी खामोशी पर है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज आपके वजीर जिस महंगाई के तूफान का दिफा करते नजर आते हैं, इसी तरह आप खामोश हैं, और इस पर आप माजी में तूफान खड़ा करते रहे थे। लेकिन आज आपकी खामोशी हैरान कुन है। हम भी परेशान हैं, और हम भी परेशानी से पूछ रहे हैं कि आखिर इस खामोशी की वजह क्या है? खान साहब, तुसी सानू दसना पसंद करोगे? सानू कोई दसेगा कि वजह क्या है, या फिर आप महंगाई बढ़ जाने की दलीलें दे रहे हैं? क्योंकि एक कौम यकीन करे, क्यों कौम आप पर यकीन करे? आपके दौर में बढ़ती हुई महंगाई को एक्सेप्ट कर ले कौम, जब आप साबिका हुकूमत में बढ़ती हुई महंगाई के शदीद मुखालिफ थे खान साहब। तो आपने बाकी हुकूमतों पर कितनी तनकीद की थी? आपने तो हुकूमत में आने से पहले ही कौम से बड़े बड़े वादे कर लिए थे, जो शायद आपको 8 माह बाद भी याद ना आए हों। लेकिन हम आपको ज़रूर याद करवाएंगे, भूलने नहीं देंगे खान साहब। अगला क्लिप चलाइएगा रज़ा। आपकी हुकूमत को खान साहब 8 माह हो चुके हैं। आज हम आपसे डायरेक्ट मुखातिब हैं। अगर एहतसाब करना ही है खान साहब, तो फिर सबसे पहले राजा बिशारत का एहतसाब क्यों नहीं करते आप? उनका कीजिए ना, शुरुआत करें। एहतसाब करना ही है तो फिर सबसे पहले अपने केपी में मेट्रो के मंसूबे से शुरू कर लीजिए, या फवाद चौधरी साहब से पूछिए कि वो 3-3 गाड़ियाँ किस खाते में लेकर घूम रहे हैं। क्यों वो पीटीवी के मामलात, स्टेट मीडिया के मामलात में दखल अंदाजी करते हैं, बार बार इंटरफेरेंस करते हैं? अगर कुछ करना है तो पीटीवी को वजारत इत्तलात से अलग कर दीजिए, जुदा कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। खैबर पख्तूनख्वा जैसा पुलिस निज़ाम पूरे मुल्क में लाने की आपकी ख्वाहिश बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल अच्छी ख्वाहिश है। लेकिन उसके लिए नासिर दुरानी का भी तो होना लाजमी है ना, जिन्होंने आपकी हुकूमत आते ही क्या दे दिया था? इस्तीफ़ा दे दिया था, रिज़ाइन कर दिया था। वो पंजाब में काम करने पर राज़ी ही ना हुए, क्योंकि पंजाब में आज भी वही सियासी असर और रसूख इस्तेमाल किया जाता है जो पिछली हुकूमतों के दौर में था। आज भी वही सिस्टम है। आज भी पंजाब पुलिस वैसे ही मफलूज दिखाई देती है, बेबस दिखाई देती है, जैसे साबिका हुकूमतों के अदवार में रही। खान साहब, आपके अपने वज़रा आपके ऊपर क्या सवालिया निशान नहीं बन रहे? क्या अकेले में कभी आपने बात नहीं सोची? यकीनन आपने सोची होगी। आपके प्यारों ने, जो आपके अजीज हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपके स्ट्रगल की इज्जत करते हैं, वो आपको ये बात यकीनी तौर पे बताते भी होंगे, एहसास भी दिलाते होंगे, और आप खुद भी सोचते होंगे। आपकी हुकूमत के इक़दामात कौम को इस्तराब में मुब्तला कर रहे हैं। अगर मैं कह दूँ तो गलत नहीं होगा। लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं। वो लोग जिनसे घरों का वादा किया गया बेघर हो रहे हैं, जिनसे रोज़गार का वादा किया गया था वो बेरोज़गार हो रहे हैं। क्या मैं बात करूँ? अब स्पीचलेस कर देते हैं आप लोग इक़दामात से। प्रैक्टिकल जो आपकी सिचुएशन नज़र आती है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, लेकिन आप लोगों के अल्फाज हैं, ज़बानी जमा खर्च है, क्योंकि प्रैक्टिकली आप लोगों की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती। जबकि आपने तो हुकूमत में आने से पहले जो वादे किए थे वो इसके बिल्कुल बरक्स थे, बिल्कुल एंटायर थे, बिल्कुल ऑपोजिट थे। आपको यकीन नहीं आ रहा? चले आपके बेशुमार क्लिप्स हैं आज हमारे पास। एक और क्लिप चलाइएगा रज़ा। ये थे इमरान खान साहब के वो वादे, वो वाले वादे जिन पर इस कौम ने उन पर एतमाद किया और उनको वोट दिया। लेकिन इन 8 माह में अवाम, आप अपने दिल पर हाथ रखिए, मैं आपसे मुखातिब हूँ, अवाम की, यानी आप लोगों की, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की, हम सब तमाम पाकिस्तानियों की जो हालत तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ ने की है, मैं पॉलिसीज़ की बात करूँगी, उन पॉलिसीज़ ने जो हमारी हालत कर दी, इससे तो यही लग रहा है कि ये तब्दीली अवाम को शायद बहुत महंगी पड़ती जा रही है। ऑपोजिशन का काम है तनकीद करना,
ऑपोजिशन का बल्कि हक है तनकीद करना, हक का लफ्ज़ ज़्यादा सही होगा। लेकिन आज ऑपोजिशन को जो पॉइंट्स इमरान खान साहब की हुकूमत, इमरान खान साहब के वज़रा फराहम कर रहे हैं, जो इक़दामात हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए किए जा रहे हैं, इसके बाद तो ऑपोजिशन के पास कई ऐसे ऑप्शंस मुयस्सर होंगे जिनके ऊपर वो हुकूमत से सवाल करे। क्यों, मैं गलत कह रही हूँ? हम भी इमरान खान साहब से पूछना चाहते हैं कि आपकी तब्दीली खान साहब किधर है? सानू नहीं नजर आ रही, सानू भी दिखाओ, कोई हमें दूरबीन पकड़ के टेलीस्कोप से नजर आएगी तब्दीली? क्या है आपकी तब्दीली? कहाँ है आपकी तब्दीली? कहाँ नजर आएगी आपकी तब्दीली? कैसे नजर आएगी आपकी तब्दीली? जो बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 10 रुपए की रोटी और 15 रुपए का नान, क्या यही था आपका नया पाकिस्तान? नए पाकिस्तान का जो ख्वाब आपने दिखाया था खान साहब, उसकी जो समत है वो उलट होती हुई दिखाई दे रही है। ये डायरेक्शन, ये समत उलट होती हुई दिखाई दे रही है। आप खुद कहते हैं कि मैच भी एक फर्द नहीं जीत सकता। एक शख्स जो अगर जितनी भी मेहनत कर ले, अगर टीम की कारकर्दगी नहीं होती तो फिर उस अकेले शख्स की मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होता, उसकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो मैच जीतने के लिए पूरी टीम की मेहनत, लगन और सिंसेरिटी, लॉयल्टी बहुत ज़रूरी होती है। सबसे बढ़ के नीयत, आपकी नीयत पर हम हमेशा कहते हैं हमें कोई शक नहीं है। आपके जो इरादे हैं पाकिस्तान के लिए, जो आपकी उम्मीदें हैं और पाकिस्तान के लिए जो आप एक नीयत रख कर आए हैं और आप वजारत उज़्मा का कलमदान संभाल के बैठे हैं, उस पर कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन आपकी टीम के कुछ खिलाड़ियों ने इन 8 माह में साबित कर दिया प्रैक्टिकली कि उनकी टीम में कोई जगह नहीं बनती है, उनको खिलाने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। और आपकी खामोशी सूरत हाल को बहुत ख़तरनाक बना सकती है, बनाया नहीं है, बना सकती है। आपकी खामोशी से आवाम को ये वाज़ेह पैगाम जाएगा कि आपके मयार भी अलग और अलग हैं, आपका इंसाफ भी मनपसंद है। आप तो आवाम की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए आए थे ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन आपको दिखाते हैं कि आवाम इन 8 माह में आपसे कितनी मुतमईन, कितनी सेटिस्फाइड दिखाई देती है। हमारा सेगमेंट देखिए नाजरीन, बोल अवाम बोल। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में आने से पहले तो बड़े बड़े दावे किए थे कि मुल्क में एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा, नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है, आम आदमी माशी तौर पे बद से बदहाल होता जा रहा है। हाँ, ये पेट्रोल का जो रेट बढ़ गया है, हम गरीब आदमी किधर जाए? बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, तो हम गरीब बंदे किधर जाए? पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ती है। इमरान खान से कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम करें और गुर्बत का खात्मा करें। ऐसे पेट्रोल बढ़ाने से गुर्बत का खात्मा नहीं होता है। महंगाई के हम खिलाफ हैं। और जो दूसरी इमरान खान ने सरमायाकारी की है बाहर से, ये वो उससे हम खुश हैं, सिर्फ महंगाई से खुश नहीं है। जो पेट्रोल महंगा होगा तो माल भी महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी। नया पाकिस्तान में समझ लो मौत आ जाए वो अच्छी है। मुल्क बचाओ, मुल्क काहे का बचाओ? गरीबों को हमें नहीं बचा रहा तो वो मुल्क क्या बचाए? करेंसी की वैल्यू गिर गई है, हमारा अफोर्डेड पावर जो है कमज़ोर ज़रूर, लेकिन हम बेहिस हो गए हैं। हम लोग निकल नहीं रहे, जितनी महंगाई है जुल्म बर्दाश्त करते जा रहे हैं। हमें निकलना चाहिए महंगाई के खिलाफ, हम नहीं निकल पा रहे। पेट्रोल बढ़ने की वजह से बहुत असर पड़ रहा है। जो बंदा 25,000 या 30,000 सैलरी कमा रहा है उसको क्या बचेगा बाकी महीने में? 15 आज 10,000 किराया चला गया मकान का, दूसरे तीसरे काम है, राशन है, उसमें समझ लो नुकसान ही नुकसान है। पहले 92-90 रुपये लीटर था, अभी 100 रुपये हो गया है। दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं। आवाम गरीब आवाम कहाँ जाए, खर्चा पूरा करे, तेल भरवाए, क्या करे? इमरान खान अभी आया है, देखें वो क्या करता है। महंगाई बहुत कर दी है उसने। तो इन लोगों को चाहिए कि कम से कम गरीबों के लिए कुछ रिलीफ दे, रिलीफ देना चाहिए इन लोगों को। भाई पेट्रोल महंगा होने से जो है ना हमारा नुकसान है, आवाम का तो नुकसान है नहीं। ये तो गवर्नमेंट का फ़ायदा है। पहले मैं भाई 50 रुपये पेट्रोल डलवाता था, जिसमें मेरी जो रोज़ी अच्छी खासी हो जाती थी। महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पेट्रोल जो है 100 रुपये लीटर तक पहुंच चुका है। तो हम गरीबों के लिए कुछ न कुछ आसानी की जाए। आए दिन की कहानी है इनकी, कोई एक दिन की है नहीं। अब हमारा CNG 105 रुपये किलो कर दिया इन्होंने, उसमें कोई एक्शन नहीं है। तो इनकी जो पॉलिसीज़ थी, इनका जो मैनिफेस्टो था वो ये था कि भाई हम आवाम को रिलीफ देंगे। गैस के आप नरखे देख लें कितने इन्होंने बढ़ा दिए। किसी भी चीज़ के अंदर इन्होंने किसी भी लिहाज से आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया है। मतलब लोग तो यही कह रहे हैं कि हम लोग जिस तब्दीली का ये नारा लेकर आए थे और जो तब्दीली की उम्मीद लगा के बैठे थे, उस हिसाब से तो इन्होंने कोई भी जो है इस किस्म की प्रोग्रेस नहीं दिखाई है। भाई ये नया पाकिस्तान है। नया पाकिस्तान का मतलब हम तो ये समझते हैं कि आवाम जो है वो भूख में मर जाए और जो अमीर लोग हैं वो जो है वो ऊपर आ जाए। जो नया पाकिस्तान है उसको नया पाकिस्तान ही बनाए
पुरानों की तरह नहीं बना है। पेट्रोल तो नहीं बढ़ाना चाहिए था। असूल तो ये आवाम पे वैसे ही बोझ ज़्यादा है, पेट्रोल बढ़ा के और गरीब पे बोझ बढ़ जाएगा। और ये है कि जब पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ महंगाई, हर चीज़ बढ़ेगी। जो पहले पाकिस्तान था, अब उसके बाद भी नया पाकिस्तान में वही मुश्किलात जो पहले पाकिस्तान में थी। तो मैं हुकूमत से यही अपील करूँगा कि प्लीज़ आपने नए पाकिस्तान का जो दावा किया था, नए पाकिस्तान में आपने बहुत से पैकेजेस का ऐलान किया था गरीब आवाम के लिए, लेकिन ये तो पैकेजेस के बजाय अब दिन पर दिन जो है गरीब आवाम पे महंगाई का बोझ डालते जा रहे हैं। तो प्लीज़ गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि गरीब आवाम पे कोई रहम किया जाए। अब इसके बाद मेरे ख्याल से मेरा कुछ कहना बनता है। सिंपल सी बात कहूँगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तब्दीली वो लेकर आएँ जिससे कुछ ना सही लेकिन कुछ परसेंटेज अवाम की मुतमईन हो जाए, कुछ परसेंटेज अवाम की सेटिस्फाई हो जाए। हुकूमत करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अवाम को रिलीफ दें, अवाम के मसाइल को जड़ से पकड़ें, क्योंकि 22 साल स्ट्रगल में जलसा जुलूस जो भी होता था, आपके सामने माइक आता था तो हम बहुत बड़े बड़े दावे, बहुत बड़े बड़े वादे देखते थे, सुनते थे अपने कानों से, अपनी आंखों से, और हमें लगता था कि आप वो डॉक्टर हैं जो अवाम की नब्ज़ बड़े अच्छे तरीके से पकड़ कर बता सकते हैं कि अवाम को दर्द कहाँ पर हो रहा है। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहूँगी कि हमें हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे। हमें बहुत सी उम्मीदें थी, या फिर आपने सब्ज़ बाग इतने दिखा दिए, सब्ज़ बाग में नहीं कहती, चले पॉजिटिव में मैं बात कर लेती हूँ, कि आपने इतने दावे कर दिए, इतने वादे कर दिए, इतने सुहाने ख्वाब दिखा दिए। तो फिर सियाने कहते हैं कि वक्त से पहले बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए। जब आपके हाथ में कुछ चीज़ आ जाए फिर पता चलेगा कि आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं। आपने दोनों सियासी जमातों से बिल्कुल मुख्तलिफ नारे पर वोट लिए, तब्दीली का नारा लगाया और अपने वोटर का पास रख लीजिए। अब हम सिंपल ये कहेंगे, आप वोटर को इज्जत दीजिए, क्योंकि वोट को इज्जत देने वालों को अवाम मुस्तरद कर चुकी है। और आपकी काबीना में कुछ ऐसे गंदे अंडे मौजूद हैं जिनकी वजह से आपकी हुकूमत पर सवालिया निशान उठ रहे हैं, और उनका इलाज आपको करना होगा ताकि कौम आपसे कहने पर मजबूर ना हो जाए कि खान साहब रहने दीजिए तब्दीली, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान। अच्छा नाज़रीन, जमहूरियत में हर फ़र्द को अपने जायज़ हकूक़ और मुतालिबात के लिए एहतजाज करने का पूरा हक हासिल होता है। ये तो डेमोक्रेसी होती है। लेकिन डेमोक्रेसी वैसे जो हमारे सियासतदान उस डेफिनेशन में पूरे नहीं उतरते, खैर ये अलग सब्जेक्ट है, आगे चलते हैं। एहतजाज, जलसा, जुलूस निकाला ही तब जाता है कि जब किसी को ऐसा लगता हो कि उसके हक मारा जा रहा है या उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा कहीं पे भी। ऐसे में एक सहाफ़ी और मीडिया में काम करने वाले फ़र्द की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो जायज़ मुतालिबात के हक़ में होने वाले एहतजाज को हुकामे बाला तक पहुँचाए। मैं अक्सर कहती हूँ कि हम ब्रिज हैं अवाम के और हुकामे बाला के दरमियान। जो TV पे बैठे एंकर्स हैं, इनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है हुक्मरानों की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाना, उनके कंधों पर ज़िम्मेदारी है। अखबारात, TV और रेडियो के ज़रिए हम पैगामात को उन मुकामात तक पहुँचा सकते हैं जो एहतजाज करने वालों के मामलात को हल कर सकते हैं, या बेचारे एहतजाज करने वाले उनसे दूर हैं। हम ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर सहाफ़ी और एंकर पर्सन खुद ही अदालत लगाकर बैठ जाएंगे, हक़ाइक़ को रद्दी की टोकरी में डालेंगे, रेटिंग गेम में आगे निकलने के लिए चीखेंगे, चिल्लाएंगे और बहुत ही अनएथिकल गुफ्तगू शुरू कर देंगे, तो इससे किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। जो ऑलरेडी बेचारा एहतजाज कर रहे हैं, आप तो उसके ज़ख्मों पर नमक नहीं छिड़क करें उसको स्टूडियो में बुला के। मैं अभी किसी का नाम नहीं लूँगी, आप तमाम लोग जानते हैं कि हम किससे रिलेटेड बात करें, ना ही किसी की जानिब में इशारा करूंगी। बस इतना ही कहूंगी कि हमें लोगों की मजबूरियों को कैश नहीं करवाना चाहिए। हमें समझना चाहिए हम बैठे ही उन लोगों के लिए हैं, ना कि हम उनकी जिल्लत करें, और वो भी निजी TV चैनल्स पर बैठकर, वो भी लाइव शो में उनको बुला के उनको ज़लील करें, उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़के। वो पहले ही परेशान है, परेशानी में आपका सहारा ले रहे हैं, लेकिन आप सहारा देने के बजाय उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दें, तमस्कर उड़ाना शुरू कर दें, उनको उल्टे सीधे मशवरे दें, उनको तंज करें। अपने अंदर के इंसान को बाहर निकालने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर हम अंदर से इतने इनसिक्योर हैं या हम इतना परेशान कर रहे हैं किसी को, आप उस टाइम पर उनकी दाद रसी करें, उनको सपोर्ट दें। और सिंपल सी बात है कि आपका काम है उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना जहाँ तक उन बेचारों की आवाज़ धूप में बैठ के, बारिश में बैठ के, एहतजाज करके भी नहीं पहुँच पा रही। इससे ज़्यादा आपका कोई काम नहीं। और उन पर तंज करना, उन पे हंसना, उनका मजाक उड़ाना, ये काम तो मेरे ख्याल से किसी भी पढ़े लिखे शख्स को सूट नहीं करता।
अच्छा, इस तरह की हरकतें सिंपल कहूँगी आगे बढ़ने से पहले कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए बतौर एक अच्छा इंसान। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों से हम देख रहे हैं, कई दिनों से कराची के अब्बासी शहीद जो हॉस्पिटल है और अब्बासी शहीद अस्पताल एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। इस हवाले से अभी सुनने में आ रहा था कि जी मेयर कराची की जानिब से इन डॉक्टर्स से कामयाब मुज़ाकरात भी किए जा चुके हैं, लेकिन साथ ही ये भी सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर्स ने उनके जो यकीन दहानी है उस पर ट्रस्ट नहीं किया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह दूं कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना एहतजाज तब तक ख़त्म नहीं करेंगे जिस डेट का आपने ऐलान किया, जब तक हमें हमारी सैलरी नहीं मिलती है। हमारे साथ दो डॉक्टर्स मौजूद हैं जो इस एहतजाज का हिस्सा भी हैं, डॉक्टर मुकर्रम इरशाद और डॉक्टर उसामा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो डॉक्टर मुकर्रम, आपसे मैं जानना चाहूँगी, डॉक्टर उसामा आप में से कोई भी जवाब अगर देना चाहे, मुज़ाकरात की जाने बाद में आऊँगी, पहले हमारे सिंपल बता दें कि आप लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, आपका एहतजाज के मुतालिबात क्या क्या हैं? सिर्फ सैलरी बेसिक इशू है, इसके अलावा भी कुछ मसाइल है? बहुत से लोगों को मसाइल ही नहीं पता अभी तक। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करूंगा कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में मदद किया और आपकी जो स्टाफ की हॉस्पिटैलिटी है उससे वाकई में हमें लगा कि डॉक्टर्स जो हैं क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं, ना कि निजी टीवी चैनल के मुताबिक भेड़िया ऑफ द सोसाइटी। अब मैं आपके सवाल की तरफ आ जाता हूँ। मैम, आज हमारी मुलाकात हुई है मेयर कराची से और ये मुलाकात इतनी आसान नहीं थी। हमें 3 हफ्तों का शदीद एहतजाज करना पड़ा, हमें सड़कों पर निकलना पड़ा, मुझे 4 महीने की सैलरी नहीं मिली, मेरे सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्हें 9 माह की सैलरी नहीं मिली। तो मैम, हमने 3 हफ्ते की जो है स्ट्राइक की है। हम बार बार KMC के दफ्तर गए, हम पे दफ्तर के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए। आज जब हमने MA जुना मजबूर होकर हमें MA जुना रोड ब्लॉक करना पड़ा तो मेयर साहब ने तब भी हमें कहा कि सिर्फ 2 से 4 लोग, फिर हमारे मुतालबे पर उन्होंने कहा कि 8 से 10 लोग आ जाएँ। हम 8 से 10 लोग गए। हम जब इससे पहले भी KMC 3 बार जा चुके हैं और 3 बार जो है एक डेट दी गई हमें कि 12 अप्रैल को या 10 अप्रैल को आपको 1 मंथ की सैलरी प्लस प्रीवियस सैलरी दे दी जाएगी। हम इस बात पे तैयार थे, बिल्कुल तैयार थे। हमने सिर्फ इनसे ये कहा था कि हमें एक रिटन में आप दे दें ताकि हमारे पास डॉक्यूमेंट हो दिखाने के लिए कि आपने ये बात कही थी। लेकिन अफसोस के साथ जब हमने ये डॉक्यूमेंट मांगा तो हमें सिर्फ धमकियाँ, बदतमीज़ी, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। आज इस मीटिंग में सिर्फ ये इसका लबे-लुबाब था कि सबसे पहले तो वो एक दूसरे पे इल्ज़ामात, उन्होंने ब्लेम गेम स्टार्ट कर ली कि इनकी नाअहली है। उसके बाद 12 अप्रैल की एक डेट दी गई है हमें, जिसको एक तरह से डेडलाइन समझ लें। फिलहाल हमारे प्रोटेस्ट का कोई ये नहीं कह सकते कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए या हमारे मुतालबात मान लिए गए। हमारे बेसिकली 3 मुतालबात थे। एक मुतालबा कि हमारी सैलरी जो पेंडिंग है 4 माह की मेरी और मेरे PG डॉक्टर्स की 8 से 9 माह की, वो सैलरी रिलीज़ की जाए फिलफॉर। दूसरा था कि सिंध कैबिनेट ने जो फरवरी 2019 में एक वो किया है, डिसीजन लिया है कि इंक्रीमेंट का, कि मेरी सैलरी अब 30,000 से 45,000 हो जाएगी और PG डॉक्टर की 65 से 75,000 हो जाएगी। उस पर फिलफॉर अमल किया जाए। और तीसरा ये था कि पिछले कई सालों से अब्बासी शहीद में जो ये एक ट्रेंड चला हुआ आ रहा है कि सैलरीज रोक दी जाती हैं, आखिर के 4-5 माह की सैलरीज दी ही नहीं जाती हैं, तो वो ख़त्म करके हमारी सैलरी जिस तरह नर्सिंग स्टाफ, स्वीपिंग स्टाफ और जो कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं उनकी रेगुलराइज होकर मंथली आती हैं, हमें दी जाए। तो लिहाजा हमारे तीनों में से कोई भी मुतालबा जो है वो एंटरटेन नहीं किया गया, हमें सिर्फ एक डेट दी गई है। लिहाजा हमने ये वे आउट समझा है कि हम उनकी, चूँकि मेयर कराची साहब सामने मौजूद थे, तो हमने उनकी बात रखते हुए 12 अप्रैल तक उनको डेडलाइन दे दी है। अच्छा, ठीक है डॉक्टर मुकर्रम, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जैसा कि डॉक्टर उसामा ने बताया कि 12 अप्रैल की आप लोगों ने डेडलाइन दी है और डायरेक्ट आपकी मेयर से बात हुई और मेयर एक बहुत बड़ी पोजीशन होती, बड़ा ओहदा होता है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों का जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ ट्रस्ट, अदम एतमाद, उसकी वजह क्या है कि जब उन्होंने आपसे मुज़ाकरात कर लिए, आपको एक टाइम भी बता दिया तो आपको घर जाना चाहिए एहतजाज छोड़ के, लेकिन आप लोग अभी भी वहाँ बैठना चाहते हैं। इट मीन्स कि आपका कॉन्फिडेंस इतना शेक हो चुका है कि आपको उनकी किसी बात पर ट्रस्ट ही नहीं है, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते जब तक आपके हाथ में कैश सैलरी ना आ जाए। देखें, वजह उसकी ये है कि हम लोग पिछले 4 माह से जो है बेरोज़गार हैं, एक तरह से काम भी कर रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे। हमने डायरेक्ट रोड पे नहीं आए, हम डायरेक्ट OPD शटडाउन पे नहीं आए, हमने एप्लीकेशंस लिखी, हमने रिक्वेस्ट किया, लेकिन हमें डेट दे दी जाती है कि 10 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, इस दिन आओ, उस दिन आओ। हमसे ये 2 महीने से ये काम हो रहा है। तो जब हमसे बार बार एक ही चीज़ की जाती है तो उसके बाद हम किस तरह आसानी से उन पर एतबार कर लें कि आज भी आप तारीख की डेट दे दी है और हम उस पर एतबार करके कैसे बैठ जाए, पिछले 2 माह में नहीं हुआ तो इस माह में कैसे हो जाएगा। तो ये एक वजह है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की।
और उसके अलावा ये बात कि जब आपको नौबत क्यों आती है ये कि हम लोग रोड पे आए या हम लोग ओपीडी बंद करें, ये डॉक्यूमेंटेशन, ये काम, ये सारे आपकी जो पीछे बैकवर्ड आपका होमवर्क होता है वो आपका पहले क्यों नहीं होता, वो आप काम पहले क्यों नहीं करते? हम हॉस्पिटल्स पे बंद ताले क्यों लगा देते हैं? हम डॉक्टर्स रोड पे आने पर मजबूर क्यों हो जाते हैं? अगर आप अपना काम नहीं कर सकते हैं तो आप किसी कॉन्ट्रैक्ट पे काम दें, किसी को इस तरह निज़ाम दें ताकि वो काम प्रॉपर तरीके से हो पाए, ना कि ये कि हमें बार बार बाहर निकलना पड़े, रोड बंद करना पड़े या ओपीडी बंद करना पड़े। ये हमें भी अच्छा नहीं लगता है। हम भी ऑब्वियसली डॉक्टर्स हैं, हम इलाज करने बैठे हैं। जी ठीक है, आपने कहा आपको भी अच्छा नहीं लगता, आप लोग डॉक्टर्स यहाँ पे इलाज करने बैठे हैं और मसीहा कहा जाता है डॉक्टर्स को कि ऊपर अल्लाह ताला है और नीचे आपके पास आके लोग कहते हैं कि प्लीज हमारी जान बचा ले। सोचेगी कितनी बड़ी आप लोगों को एक इज्जत बख्शी जाती है, आपके नाम के आगे मसीहा लगता है जब। अच्छा डॉक्टर सामा आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों के एहतजाज अपनी जगह, आप लोगों के मुतालिबात अपनी जगह, अगर आपको सैलरी नहीं मिली बहुत जुल्म है आपके साथ, मैं अग्री करती हूँ। इतनी तालीम के बाद नाजरीन आप जाते हैं, FSC करते हैं, मार्क्स लेते हैं, MCAT का टेस्ट देते हैं, उसके बाद फिर आप MBBS करते हैं, फिर हाउस जॉब करते हैं, फिर FCPS आप करते हैं, पार्ट 1 इंटरमीडिएट, पार्ट 2, ये बहुत लंबा टाइम चलता रहता है, आप पढ़ते रहते हैं 10-12 साल, फिर जाके आप डॉक्टर बनते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर सामा मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन सबसे पहले जब आप मेडिकल में एडमिशन लेते हैं तो आपको सबसे पहले सिखाया जाता है कि आपके लिए पेशेंट पहली तरजीह है, नंबर 1। तो जब पेशेंट परेशान होते हैं और आप लोग सड़कों पर होते हैं, वहाँ पे नर्सेज उनको ट्रीट कर रही होती हैं, दे आर नॉट क्वालिफाइड, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर पाते, इस तरह की जब आप कस्मा कुर्सी की हालत में उनको छोड़ के चले जाते हैं और एमरजेंसीज भी अक्सर बंद हो जाती हैं, तो उन पेशेंट्स के हवाले से आपकी क्या राय है एज अ डॉक्टर? जी आपके अपने मुतालिबात, अपने मसाइल अपनी जगह। जी डॉक्टर फिजा, मैं आपको भी बताता चलूँ, ये मेरे सामने एक पूरा ये पलंदा पड़ा हुआ है एप्लीकेशंस का, ये हम फ़ौरन से करने की तरफ नहीं चले गए, ये पूरा एप्लीकेशंस का मेरे प्राइम मिनिस्टर तक को हमने एप्लीकेशन लिखी हैं। अच्छा ओपीडीज़ की तरफ आ जाते हैं। जब हमने ओपीडीज़ बंद की तो हमने फोर्सफुल ओपीडी शट डाउन नहीं किया था, हम पीसफुली हम बाहर बैठ गए थे। लेकिन जो अब्बासी शहीद की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने आके धमकाना जब स्टार्ट किया, हमारी जो फीमेल डॉक्टर्स थी उनको बदतमीज़ी की गई, उनके ऊपर से चढ़ के चले जाओ, अटेंडेंट्स को जो प्रोवोक किया गया कि ये तुम्हारा इलाज का रास्ता रोक रहे हैं, तो हमें मजबूरन ओपीडीज़ की तरफ आना पड़ा। उसके अलावा जब ओपीडीज़ शट डाउन हुई तो हमने एक ग्रुप बनाया अपने डॉक्टर्स का कि वो बाकायदा फैसिलिटेट कर रहा था जो भी पेशेंट वहाँ पर आ रहा था। हमारी इमरजेंसी चल रही थी, हमारे ICUs चल रहे थे। उसके अलावा आप डॉक्टर हैं, आपको पता होगा कि एक ऑन कॉल ड्यूटी होती है। हमारी ऑन कॉल ड्यूटी जो 24 आवर लेमैन के लिए बताता चलूँ, 24-36 आवर्स की जो हमारी जॉब होती है वो भी हमारे हाउस ऑफिसर्स कर रहे थे। सिर्फ वो लोग जिनकी 9 to 1 जो टाइम था जॉब का या OPD का टाइम था, सिर्फ हमने उसका बॉयकॉट किया था। हमारे वार्ड्स चल रहे थे, हमारा ICU चल रहा था, हमारा एमरजेंसी चल रही थी। आपको पता होगा OPD में खुदा न ख्वास्ता कोई लाइव एंड डेथ वाला पेशेंट नहीं आता, वो आता है शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ में या थोड़ा सा आपको फीवर कफ इस तरह का पेशेंट आता है। तो हम फिर भी हमें इंसानियत है, बिल्कुल है। कोई ऐसा पेशेंट आ रहा था जो हमें कह रहा था कि भाई मैं इतनी दूर से आया हूँ, अब मुझे क्या करूँ, तो हम उसे वहीं पर ऑन द स्पॉट वहाँ पर उसके जो है प्रिस्क्राइब कर रहे थे मेडिसिन। वार्ड में हमारा काम चल रहा था, ICU में हमारा काम चल रहा था। एहतजाज आप लोग ड्यूरिंग प्रोटेस्ट भी उनको हम लोग बिल्कुल प्रोटेस्टिस होकर भी हमने पेपर्स पे सादे कागज पे उनको दवाएं लिख कर दी हैं, उनको एक्सरे प्रिस्क्राइब किया है, क्योंकि हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम मरीज को बोलें कि नहीं भाई हम तो आपको देख ही नहीं रहे। इस तरह का हमें हमारा एथिक्स नहीं सिखाता है। आपने देखा होगा जब भी प्रोटेस्ट डॉक्टर्स का होता है तो अच्छा डॉक्टर मुकर्रम, मुझे डॉक्टर्स की भी एक मिनट मेरे डॉक्टर्स की भी एक सोच या साइकी आज तक समझ नहीं आई। मुझे समझ नहीं आई, मेरी हमदर्दियां आपके साथ हैं। मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी कहा कि अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही, आपके मुतालिबात नहीं सुने जा रहे, बहुत गलत हो रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल बैलेंस्ड बात करूंगी। जहां पे आप लोग गलत करेंगे आपसे सवाल पूछूंगी। मुझे बताइएगा कि डॉक्टर्स की साइकी मुझे समझ नहीं आती कि हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए, अपने मुतालिबात उनके कानों में डालने के लिए कि हमारी किसी तरह सुनी जाए, कान धरे जाए, आप लोग OPDs बंद करने पे क्यों आ जाते हैं? आप पेशेंट के बारे में, मतलब पेशेंट के बारे में आप कैसे सोच सकते हैं कि पेशेंट कॉम्प्रोमाइज करे आपके मुतालिबात के लिए? ये बात आपके जहन में आती भी कैसे बीइंग अ डॉक्टर? ठीक है, देखिए इसका जवाब सिंपल ये होता है कि हम कुछ भी कर लें। पेशेंट का क्या कसूर? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम 2 हफ्ते तक MS के बाहर बैठे रहे, हमें किसी ने जवाब नहीं दिया, उन पर प्रेशर नहीं आया, उनके कान में जूं तक नहीं रहेंगी। जब हमने OPD एक दिन बंद किया है तो वो सीट से उठ के खड़े हो गए, हमारे पास आए, हमसे बात किया। तो इसका तो यही मतलब हमें नज़र आता है कि आपको आपके बाहर जो बैठा हो डॉक्टर नज़र नहीं आता, OPD बंद हो जाए, ताले लग जाएं, तभी नज़र आता है। और मैं फिर ये याद दिला दूं कि हम लोग मरीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ होने नहीं देते हैं। अब मेरी बात ये है कि अगर कोई
पेशेंट इमरजेंसी में आ रहा है, इमरजेंसी जाएगा। बच्चों की ओपीडी हमने खोल के रखी, बच्चों की ओपीडी बंद नहीं की। बाकी अगर कोई पेशेंट ओपीडी में आ रहा है तो हमारे पास सिविल है, जिना है, पेशेंट वहाँ जा सकता है। पर हम किधर जाएंगे? हम तो अब्बासी के डॉक्टर हैं, हम तो सिविल जिना जाके वहाँ पर तनख्वाहें नहीं मांग सकते। हम तो अब्बासी के ही इंतजामिया से अपनी तनख्वाहें मांगेंगे। तो हमने वो सिंबॉलिकली ठीक है जी। डॉक्टर मुकर्रम इरशाद, डॉक्टर उसामा इकबाल, हमने आपका मौक़िफ़ नाज़रीन तक पहुँचाया। जितने भी लोग ऐसे नहीं चलेगा कि व्यूअर्स हैं, नाज़रीन, उन्होंने आपका मौक़िफ़ सुना। और मैं इनकी हुकूमत से भी यही एक रिक्वेस्ट करूँगी कि इनके मुतालिबात सुने जाएँ। बहुत पढ़ लिख कर, बहुत मेहनत करके, अपनी नींदें कुर्बान करके कोई डॉक्टर बनता है तो इनके मुतालिबात जायज़ है। अगर इनकी सैलरीज रोकी गई तो उनकी सैलरीज इनका हक है, इनके खून पसीने की कमाई है, वो इनको आप दे दीजिए। उसके साथ साथ इनके बाकी मुतालिबात भी सुनिए। लेकिन साथ ही मैं इस प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आपकी फर्स्ट जो तरजीह होती, प्रायोरिटी, वो पेशेंट होता है। उससे इंपॉर्टेंट आन भी नहीं, आपको सिखाया जाता है। तो आप जब भी एहतजाज करें, हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए बेचारे गरीब पेशेंट के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। ओपीडीज़ की जो को बंद कर दिया जाता है, आप हड़ताल कर जाते हैं और बहुत से जो पेशेंट्स हैं वो रुल के रह जाते हैं। बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, गाँव से, कस्बों से। आप उनकी जो लाइफ है या उनकी जो उस टाइम पे तबीयत है उसका एहसास करें, उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें सिर्फ हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम चैनल इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।